Now we discuss about the second application of the potentiometer and to measure the internal resistance of the cell by potentiometer. ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड में भी आता है और एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. प्रिंसिपल वही रहेगा. इफ अ कांस्टेंट करंट passing through the wire of uniform cross sectional area, potential drop is directly proportional to length of the conductor, and V directly proportional to L, V equals to K. और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो कंडक्टिविटी में स्टार्टिंग में, और अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला ये था R equals to R E upon V minus 1, ये फॉर्मूला था और ये हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. और अब लेके चले हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. Construction and working. Again, it consists number of wires, each of length 1 meter, of uniform cross sectional area. और आपको पता है किसके बने होंगे? मैग्नन और कंस्टेंटिन. Number of wires. ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव ए पर, अगेन नेगेटिव विद वेरिएबल रेजिस्टेंस to an ammeter and with one way key to other end of the wire. और ड्राइविंग सेल का ईएमएफ किसी भी इंडिविजुअल सेल से बड़ा होना चाहिए, चाहे पहला एक्सपेरिमेंट हो चाहे दूसरा हो. ड्राइविंग सेल का ईएमएफ किसी भी इंडिविजुअल सेल से बड़ा होना चाहिए, वरना नल पॉइंट नहीं मिलेगा. ना जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका पॉजिटिव भी आपने ए से लगा दिया, नेगेटिव डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर के साथ और गैल्वेनोमीटर विद जॉकी. एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया, विद वन वे की. ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, ये की लगा दिया. क्लियर सर्किट? इतना तो पहले जैसे ही है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेके चले थे, वो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव ए पर, नेगेटिव विद वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वन वे की टू बी. जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका पॉजिटिव भी ए से लगा दिया, नेगेटिव विद गैल्वेनोमीटर टू जॉकी. एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यूज किया गया है और वो भी बैलेंसिंग सेल के साथ लगाया है विद वन वे की. अगेन हमें सर्किट चेक करना है करेक्ट है कि नहीं. पुराना मेथड वही, इफ वी प्लेस अ जॉकी एट एंड 1 A, deflection in galvanometer should be one side, and when we place the jockey at B, deflection should be other side of the zero. अगर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है तो सर्किट करेक्ट है. ये आसान एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे सेल लगाने पड़ते हैं. चलो हम तो ये लेके चल रहे हैं कि आप पहली बार में आपका सही हो रहा है, आपने सर्किट लगाया और रीडिंग आना स्टार्ट. ठीक है भाई, नेगेटिव क्यों लेके चले हम लोग, ये लेके चल रहे हैं पहली बार की सेट. नाउ आफ्टर दैट की ओपन कर दो फॉर ओपन सर्किट. फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मींस रेजिस्टेंस आउट ऑफ सर्किट है, की निकाल रखी है आपने, ऐसे कहते हैं ओपन सर्किट. ठीक है, अब ये जो यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन तो आएगा ही. स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर टिल वी गेट जीरो रिफ्लेक्शन. सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. K अंदर. नाउ की इंसर्ट कर दें and we introduce some resistance from the resistance box. इसे कहेंगे closed circuit. For closed circuit
we directly proportional to L2. जैसे क्लोज किया स्लाइड जॉकी ऑन द वायर टिल वी गेट जीरो डिफ्लेक्शन मेजर कर ली दैट इज L2. तो क्लोज सर्किट के लिए क्या होगी L2, ओपन सर्किट के लिए L1. क्योंकि ओपन सर्किट है इसलिए हम लोग E लिख सकते हैं. क्लोज सर्किट हो गया तो वहां E नहीं आएगा, V आएगा. दोनों डिवाइड करते हैं. E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. E upon V की वैल्यू यहाँ. So R equals to R L1 upon L2 minus 1. What is L1? Balancing length for open circuit. What is L2? Balancing length for closed circuit. What is capital R? Resistance offered by the resistance box. जो आप यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे दैट इज कैपिटल आर. L1 ओपन सर्किट के लिए बैलेंसिंग लेंथ, L2 क्लोज सर्किट के लिए बैलेंसिंग लेंथ. समझ गए एक्सपेरिमेंट? और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल लेके चलने. पहला न्यूमेरिकल लेके चलने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 लेके चले एनसीईआरटी का. 2 मार्क्स में बोर्ड में 2-3 बार आ लिए और सर्किट डायग्राम एक दिया हुआ है इसमें. टू वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 1.5 की वोल्ट की बैटरी है. जो कि एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसके रेजिस्टेंस लगा दिया, डिफ्लेक्शन यहाँ. स्टेटमेंट सुने क्वेश्चन. फिगर shows a 2 volt potential 2 volt potential meter used for the potentiometer used 2 volt potentiometer used for determining the internal resistance of the cell. The balance point of the cell in open circuit. Balancing length for open circuit is 76.3 सेंटीमीटर. तो L1 हो गया, ये L1 हो गया. And when a resistance of 9.5 ohm is used in the external circuit, ये 9.5 ohm. In external circuit, the balance point shifts to 64.8 centimeter. Determine the internal resistance of the cell. फिर दूसरा statement. Figure shows a 2 volt potentiometer used for determination of internal resistance of the 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. And when resistance of 9.5 ohm is introduced from the external circuit, from external source, the balancing point shifts to 64.8 centimeter. Calculate the internal resistance of the cell. देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही. L1 E upon V minus 1. और यहाँ से अगर हम देखें E1 upon E2 मिलेगा L1 upon L2 76.3 64.8. R equals 9.5 76.3 upon
64.8 माइनस 1, वैल्यू लगा दी L2 कैपिटल R की वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1.68। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। लास्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स में बोर्ड में आया हुआ है। एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं 2014 में आया हुआ 2 मार्क्स में। सुने उसका स्टेटमेंट। When a resistance of 5 ohm is connected across a cell, its terminal potential difference is balanced by 140 centimeter length of the potentiometer wire, and when a resistance of 8 ohm is connected across the cell, the terminal potential is balanced by 160 centimeter of the potentiometer wire. Find the internal resistance of the cell. दोबारा सुने स्टेटमेंट। When a resistance of 5 ohm is connected across a cell, its terminal potential difference is balanced by 140 centimeter length. Now, when a resistance of 8 ohm is connected across the cell, the terminal potential is balanced at 160 centimeter. Find the internal resistance of the cell. मैं R कैलकुलेट करते हैं और एक फॉर्मूला आपको पता है R इक्वल्स टू R। अगर हम बैलेंसिंग लें तो L मान लें, ये तो L1 L2 तब है जब ये रेजिस्टेंस लगाए जा रहे हैं, L अपॉन L1 माइनस 1 हो जाएगा। R इक्वल्स R 5 ओम है, L माइनस L1 अपॉन L1 हो गया ये, ठीक। चाहे तो भी वैल्यू मत रखो, इसको R1 लेके चल रहे हैं, ये फर्स्ट बन गया। सेकेंड लेके चल रहे हैं R इक्वल्स टू R2 L माइनस L2 अपॉन L2, ये सेकेंड हो गया, ठीक। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग R L1 अपॉन R1, ये मिला जाके L माइनस M। ऐसे अगर इसको देखें तो R L2 अपॉन R2 L माइनस M। थर्ड को फोर्थ सेपरेट कर दो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ R L1 अपॉन R1 माइनस L2 अपॉन R2 इक्वल्स L माइनस L1 माइनस L माइनस L2, क्या मिलेगा L2 माइनस L, ठीक। और R इक्वल्स L2 माइनस L1 अपॉन, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, L1 अपॉन R1 माइनस L2 अपॉन R2। R निकालना था, इसको यहाँ डिवाइड कर, L2 L1 R1 R2 सब पता है। L1 140 L2 160, 140 R1 कितना है 5, 160 R2 है 8, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आपको मिलेगी 2.5, 2.5
क्लियर? इट्स 2.5। एक और लेके चल रहे नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। ये K1 है, ये R1 है, बैलेंसिंग सेल है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 लगाया गया है कि K2, ये सर्किट दिया हुआ है। स्टेटमेंट सुने, फॉर द सर्किट shown in figure, would the balancing length increases, decreases or remains same if R1 is in decreased, इसको डिक्रीज कर दिया जाए। सेकेंड केस R2 इंक्रीज्ड, अगर हम R2 को इंक्रीज कर दें तो दिस इज ऑन द स्टेटमेंट, फॉर द सर्किट shown in figure, would the balancing length increases, decreases or remains same if R1 is decreased, second part R2 increased। ये क्वेश्चन चलो करते हैं। आपको पता है ड्राइविंग सेल ये होता है, ये बैलेंसिंग सेल होता है, इसको बैलेंस किया जाता है, ये बैलेंस हो जाता है, ये ड्राइविंग सेल है। करंट इस सर्किट में ये फ्लो करेगा, ये तो बैलेंसिंग सेल। अब अगर आपने R1 डिक्रीज कर दिया, अगर R1 डिक्रीज कर दिया, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर R1 का होगा करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये सेल बैलेंस होना है इक्वल टू आई आर। ये तो फिक्स है, 1.5 तो 1.5 ही तो रहेगा। अब आई बढ़ गया है और ये फिक्स है, क्या चीज कम होगी? आर। और आपको पता है आर क्या होता है? रो एल बाई ए। ये चीजें कांस्टेंट है। आई बढ़ गया है तो एल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। आई बढ़ गई है तो एल कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या आंसर मिला आपको? बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज इफ R1 डिक्रीज, यानी बैलेंसिंग लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिक्रीज? क्योंकि करंट बढ़ेगी, और अगर करंट बढ़ेगी तो आपको पता है ये तो बैलेंसिंग सेल है, फिक्स्ड है। आई बढ़ गया तो आर कम हो जाएगा। आर का मतलब है रो एल बाई ए, रो ए कांस्टेंट है तो एल को कम होना पड़ेगा। और अब दूसरा पार्ट लेके चलते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, इफ R2 इंक्रीज्ड, अगर हम R2 इंक्रीज कर लें, अगर R2 इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? आपको पता है कि I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। अगर R2 इंक्रीज करेंगे तो जो ये सेल है इसके लिए करंट कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ाना पड़ जाएगा। फिर से मतलब जाओ, क्या R2 अगर इंक्रीज करना है तो क्या फर्क पड़ेगा? जबकि K2 की इंसर्ट है, देखो इसमें K2 इज इंसर्ट,
ठीक। तो I इक्वल्स टू E या V जो भी है V अपॉन R2 प्लस R हो जाएगा। R2 बढ़ाएंगे तो I कम हो जाएगी। अगर R2 बढ़ा दिया I डिक्रीज होगी, और I डिक्रीज हो गई फिर वही बात होगी। अगर I डिक्रीज हो गया तो इस बार R बढ़ जाएगा। R बढ़ेगा मतलब L बढ़ेगा, तो L विल इंक्रीज। अगर R2 बढ़ा दिया तो करंट कम हो गई। करंट कम हो गई तो आपको पता है कि इक्वल्स टू आई, आई कम हो गई है तो E आपको बैलेंस करना है, वो तभी होगा जब लेंथ बढ़ जाएगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, समझ गए होगे। R2 इंक्रीज आई डिक्रीज, और आई डिक्रीज तो आपको पता है कि बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ाना पड़ जाएगा, सो L विल इंक्रीज। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी थर्ड एप्लीकेशन लेके चलेंगे।